मुल्क खुशहाली की राह पर चल पड़ा, विफाकी वज़रा का बड़ा दावा। पाकिस्तान में 3 माह में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए, एशियाई तरक्याती बैंक की वार्निंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब कैसा रहा? क्या आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाक सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल होंगे? पूछेंगे वजीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइस्ता परवेज मलिक से और दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वफाकी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में तहरीक इंसाफ मुल्क में इंसाफ की फराहमी, एक निज़ाम और कड़े एहतसाब के नारे जो कि बड़े उनके पावरफुल नारे थे, उनको पूरा करने में नाकाम रही है। हुकूमत का दूसरा साल कोरोना की वबा की वजह से मजीद मुश्किलात का शिकार हुआ, जिसकी वजह से लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की शरह आसमान को छू रही है। आज इस हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना की वजह से एशियाई ममालिक की बेरोजगारी की शरह पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 15 लाख से जायद नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। आइंदा 6 माह में पाकिस्तान में 22,58,000 नौजवान मजीद बेरोजगार होने का खदशा है। एशियाई खत्ते के 13 ममालिक कोरोना वबा से मुतासर हुए हैं। मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 9 है। जिन ममालिक में नौजवानों की रोजगारी बढ़ी है, इनमें भारत शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, यानी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं ये। उसके अलावा कंबोडिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और वियतनाम शामिल हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ने आज हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें सब वज़रा ने अपनी अपनी कारकर्दगी बयान की। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना था कि अब माफियाज खत्म हो रहे हैं और मुल्क में खुशहाली नजर आ रही है, और ये भी उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लिए ये खबर बुरी खबर है। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। माफियाज इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये लोग जो भी माफियाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम ईया कनाब्दो ईया कनस्तईन के उसूल पे कायम हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम अवाम हमारे साथ है और हम तमाम उन साजिशों को शिकस्त दे देंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं। इस वक्त कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। जो अच्छी खबरें हैं वो मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं, वो मुल्क के लिए अच्छी हैं। बाकी वज़रा ने भी धुआंधार सपोर्ट की, अपनी अपनी कारकर्दगी की बात की। प्रेशर में बहुत है ये कैबिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शदीद प्रेशर रखते हैं, लेकिन इवन जो मेंबर हैं, एक और फेडरल मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, वो भी ये बात कह रहे थे कि अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई तीसरे साल में भी तो बड़े शदीद मसाइल होंगे। ज़रताज गुल साहिबा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उसके बाद कारकर्दगी अच्छी किस तरीके से कह सकते हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख़्याल में कारकर्दगी से ही मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, हमें 31 ट्रिलियन यानी 31,000 अरब का जो कर्ज़ मिला था, जो कि हमने नहीं लिया था, पिछली हुकूमत ने दिया था। उसके बावजूद हमने अपनी इकानमी को स्टेबलाइज़ किया और हमने जो माली खसारा जो स्पेशली 20 अरब डॉलर का ये लोग हमारे लिए छोड़ के गए थे, हम उसको 3 अरब डॉलर के ऊपर जो है लेकर आए। फिर जैसे ही हमने हुकूमत संभाली, हमने इन पिछली हुकूमतों के कर्ज़ों की किस्त अदा करनी थी, तो पहली हमारी हुकूमत है जिसने 5,000 अरब का बैरूनी कर्ज़ा वापस किया। 17% हमने टैक्स की वसूली की, जो कि ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बात है। हमने ब्लैक इकॉनमी को जो है वो वाइट में तब्दील किया। एक प्रॉपर कैंपेन चलाई गई FBR के साथ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, और उसमें हमें ताजर बरादरी का और पाकिस्तानी तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर 30% जो है हमने अपने टैक्स फाइलर्स को हमने फ़र्स्ट टाइम बढ़ाया, ये भी तारीख़ की बहुत बड़ी बात है। और शरह सूद को 13% से हम कम करके 7% पे लेकर आए, सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटी हो जाए।
अब जो आपने कहा कि लोग बेरोज़गार हुए, ज़ाहिर बात है बेरोज़गार तो पूरी दुनिया में लोगों में एक इकोनॉमिक रिसेशन पेंडेमिक की वजह से आया है, लेकिन हमने अपने ख़र्चे को कम किया, हमने अपनी आमदनी बढ़ाई, हमने अपने ख़र्चे को कम किया। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है कि प्राइमरी बैलेंस जो है वो हमारा बिल्कुल बराबर पे आ गया। ये भी कभी नहीं हुआ और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान में 2344 अरब का पाकिस्तान को फ़ायदा दिया, जो कि स्पेशली JIDC, रेकोडेक और कारके जैसे और इवन IPPs के मुआहदे, देखिए IPPs के मुआहदे 28 IPPs के मुआहदे 30 साल के लिए थे। बिजली हम महंगी ख़रीदते थे, सस्ती हम जो है वो जाके बेचते थे, वो रुपए में इन्वेस्टमेंट करते थे, डॉलर में जो है वो हम लोगों को टैरिफ और उनको जो है वो कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती थी। बिजली कंज्यूम करते थे या नहीं करते थे, फिर भी पाकिस्तानी को बोझ उठाना पड़ता था। तो हमने अपनी एक सेकंड फरिया, तो हमने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से, देखें फरिया, सबसे बड़ी बात ये है कि 33% हमने अपने खर्चे कम किए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि फ़ौज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और हमने अपने खर्चे कम किए हैं, वरना तो देखें ये हाल था कि 4400 करोड़ के सिर्फ बैरूनी जाके जो है वो दो चाहते हैं। हम तो आलमी इस्लाम का मुकदमा लड़के आते हैं, हम तो कश्मीर का मुकदमा लड़के आते हैं। वहाँ पे सिर्फ मैं छोटी सी फिगर आपको दे दूँ कि देखिए, नवाज शरीफ ने अपनी सिक्योरिटी में 541 और शहबाज शरीफ ने 872 करोड़ जो है अपनी सिक्योरिटी पे खर्च किए हैं। आप मुझे बताएं कि 300 अरब का जो है वो ऑरेंज ट्रेन हो और 1100 अरब की सालाना सब्सिडी हो, ये हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उसके बावजूद ठीक फ्रंट के ऊपर और इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट का दर्जा दिया, उसके वजह से इंशाल्लाह ठीक है सिद्धार्थ साहबा, लग रहा है कि आप जरूर बात करेंगे कि शदीद मुतमईन है अपनी कारकर्दगी से। और दोबारा PMLN का भी जिक्र हुआ है। शाइस्ता साहबा, आई विल कम टू यू। ये बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की कि आप लोगों के लिए तो बुरा वक्त है, अपोजिशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। अभी सिद्धार्थ साहबा भी ये बात कर रही हैं कि बहुत सारी कारकर्दगी कर ली है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मैंने बिल्कुल जब ज्वाइन किया तो उस वक्त कारके का बात हो रही थी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि तमाम शवाहिद इकट्ठे और बैनुल अक़वामी कानूनी जंग जो है वो PMLN लड़ चुकी थी और सिर्फ फैसला आना बाकी था। तो उसका क्रेडिट ना ये लें, क्योंकि देखें, मेरी अपनी बहन से ये गुजारिश है कि इनकी पार्टी का ये वतीरा बन गया है कि जो PMLN के किए हुए काम थे उस पर ये जाके अपनी फटियां लगाते हैं, अपने आप के अपने झंडे गाड़ते हैं और कहते हैं कि ये हमने किया। तो वो कोई अचीवमेंट, इनकी अचीवमेंट नहीं थी। सिर्फ इनको इतना हौसला और ज़र्फ होना चाहिए कि ये एक्नॉलेज कर लें कि जी पिछली हुकूमत ने एक कानूनी जंग लड़ी, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और बैनुल अक़वामी अदालत में गए और टर्की में सारे जो ताल्लुकात उसकी वजह से जो 240 अरब का जो हुआ उसमें वो ये ना लें। देखें, इसी तरह ये डामिर भाषा डैम की भी बात करते हैं कि हमने किया। देखें, उसकी ज़मीन ले ली गई थी, नक्शे बन चुके थे, एंड वी वर फर्स्ट वेंट टू वर्ल्ड बैंक। और उसके बाद उनसे जब बात नहीं हुई तो हम चाइनीज़ के पास गए और चाइनीज़ के पास अभी बातचीत हो रही थी तो हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो गया और उसका भी ये क्रेडिट ले रहे। ज़रूर लें, मैं कहती हूँ ज़रूर लें, लेकिन थोड़े से ज़र्फ के साथ एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ें कि किसके क्या काम थे। तो दूसरी इन्होंने बात की, देखें, मुझे बड़े बड़े फिगर्स और बड़े बड़े नंबर्स में मैं नहीं पढ़ना चाहती। करने को मैं भी बहुत बातें कर सकती हूँ कि GDP कहाँ थी, हमारे रेमिटेंस क्या लेवल था, डॉलर कितने का था, एक्सपोर्ट्स कितनी थी, रेवेन्यू कलेक्शन कितनी थी। You know, I can go into that detail also. फरिया, बात यह है कि अगर इतनी दूध शहद की नहरें बह रही हैं और हालात इतने अच्छे हैं तो मेरी बात सुने, आप सड़क पे निकल जाएं और आम आदमी को रोक के पूछ लें कि बकौल इनके वो जो चोर थे उनकी हुकूमत अच्छी थी या ये जो फरिश्ते आए इनकी हुकूमत अच्छी थी। देखिए, वो कह रही है 3 माह में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं, बट मेरी बात सुने सिद्धार्थ साहिबा कि वो कोविड की वजह से हुआ है। देखें, मेरी बात सुने फरिया, फॉर गॉड सेक, आपने वर्ल्ड बैंक का नहीं पढ़ा था कि हमारी GDP वो प्रेडिक्शन क्या थी
क्या प्रेडिक्ट, ये तो इनको एक मौका मिल गया है बैसाखी इस्तेमाल करने का और उसके पीछे छुपने का। देखें, लोग बेरोजगार अब तो डबल हो गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत शुरू हो चुकी हुई थी, और जो वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्ट कर रहा था जीडीपी का, वो अब तो वो माइनस में चली गई ना, वो तो कुछ वन कह रहे थे ना, अब तो बिकॉज ऑफ कोविड इट्स गॉन इनटू माइनस। लेकिन मेरी बात सुने, वो कौन सी, इनसे पूछें किसी एक फील्ड में, किसी एक, ये अपना बता दें कि ये हमारा काम है जो हमने किया। ये वो लोग हैं जो किसी और के किए हुए कामों पे खुश हैं, दे कैन नॉट शो किसी भी डिपार्टमेंट में किए हुए, या कुछ तो क्रेडिट आपको अभी लगता है तो मेरी बात सुने, इन्होंने काम किया है जी, इन्होंने झूठ के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम एंटर करा दिया है यू टर्न्स लेने में। इन्होंने माफियास, जिनको ये कहते थे कि हमें पता है कि कौन लोग हैं, उन माफियास को इन्होंने अपने इर्द गिर्द बिठा दिया। और जो ये कहते थे कि करप्शन खत्म करेंगे, तो पहले घर से शुरू करें ना, कि BRT उससे पहले जब अपनी कारकर्दगी बताए थे तमाम वुज़रा, सो फवाद चौधरी साहब ने अपनी कारकर्दगी कैसे बताई, लेट्स वॉच दैट। पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के ऊपर आई थी, और जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है, उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। जनरल साहब, ये जो बात फवाद चौधरी साहब ने की, क्या ये सही है? इस वक्त की जो कैबिनेट है या इस वक्त की जो हुकूमत है या ब्यूरोक्रेसी है, उसमें करप्शन भी नहीं है जो हुकूमत का दावा है, और कोई डर, खौफ, डेटरेंस पैदा हो चुकी है? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि इस हुकूमत का जो पीटीआई जो एजेंडा लेकर आई थी, उसी पर अभी तक प्राइम मिनिस्टर तो कम से कम उसी हद तक कायम है। लेकिन किसी को अगर हम देख रहे हैं कि क्या इन 2 सालों में कोई भी मंतकी अंजाम तक केस पहुंचा है, तो वो नहीं हुआ। ये जहां तक डर का ताल्लुक है, डेफिनेटली जो हम खबरें सुनते हैं वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं कर रही, कि हम काम करेंगे तो कल को नैब में जाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपका सारा कुछ स्लो डाउन पे भी पड़ा हुआ है। जहां तक बाकी लोगों का ताल्लुक है, उसके बारे में देखिए, जब ये कार्टेलाइजेशन की बात होती है या माफियाज की बात होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको नजर आते हैं जो इस हुकूमत में भी बैठे हुए हैं आपके साथ, उन पर भी बहुत उंगलियां उठ रही हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल ये खत्म हो गया, मैं समझता हूँ कि वो पॉसिबल फिलहाल नहीं है। किसी हद तक कम डेफिनेटली हुआ होगा ये। और किस तरह हम कह सकते हैं कि कम हुआ है? इज देयर अ स्टडी या ये मेरी चीज देखिए, एक स्टडी भी आई है इस पे, मैं भी फिलहाल तो कोट नहीं कर सकता, ऑफलाइन में याद नहीं है, लेकिन ये कि जनरली आप जब देख रहे हैं मुल्क में, तो हालात उस लिहाज से वो है। जो लोअर लेवल पे जहाँ पे मेन इशू हमारे आम आदमी को पड़ता है, वहां पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब आप पुलिस थाने की बात करते हैं या पटवारों की बात करते हैं, ये लोअर कोर्ट्स के जो हालात हैं वो इतने शायद नहीं है, और उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस हुकूमत को भी, बल्कि तमाम पार्टियों को जरूरत है, क्योंकि जब तक आप वहां पे हालात ठीक नहीं करेंगे, बाकी आपके नहीं चलेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो पिछले 2 सालों में, बल्कि उससे भी पहले हुआ है, कि हमने कोई लोकल बॉडी स्ट्रक्चर परमानेंट होने दिया ही नहीं है। जिसके नतीजे में जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड आपकी नहीं हो सकी। अगर कहीं पे आया है तो उसके इख्तियारात नहीं है, अगर कोई और जगह पे है तो उनके पास पैसे इतने कम है। तो ये एक सिस्टम है जो मैं समझता हूँ पीटीआई का, क्योंकि ये आए भी इसी बात पे थे कि हम लोकल बॉडी लेकर आएंगे, उनको हम जो एम्पावर करेंगे, वो नहीं कर सके। ये एक ऐसी फेलियर है जिसमें पीटीआई को बाकायदा इसको जवाब भी देना चाहिए, और उसको बताना चाहिए क्यों नहीं वो कर सके इस चीज पर। क्योंकि पीटीआई के पास कम से कम 2 सूबों की तो हुकूमत है, तीसरे सूबे में भी उनका काफी इन्फ्लुएंस है, तो 3 सूबों में तो ये मॉडल कायम कर सकते थे जो करना चाहिए था। जो पुलिस में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे वो नहीं कर सके अभी तक। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एट अ सर्टेन लेवल आप देखिए कि जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, पीटीआई आल्सो हैड लॉट ऑफ सीरियस चैलेंजेस। एक तो कोरोना है, इससे पीछे देखिए तो भारत के साथ ये पिछले साल फरवरी बल्कि उससे पहले से जो टेंशन बनी हुई है,
वो अपना एक बड़ा टॉल लेती है इसमें, फाइनेंशियली भी, अदरवाइज ऑल्सो। और जब ये आए हैं तो इनको इनिशियली PMLN को और PPP को तजुर्बा था कि भाई हालात कैसे मैनेज कैसे करने हैं, कंट्रोल कैसे करने हैं, इनको ये तजुर्बा भी नहीं था। और फिर इन्होंने जो हर आदमी अपनी सिमत पे चल पड़ा, हर एक ने बात करने की कोशिश की, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन अगर हमारी थोड़ी अगर जो भी खराब थी उसको और बिगाड़ पैदा हुआ, इसमें एक खौफ पैदा हो गया इससे। तो वो भी मैं समझता हूँ कि ये इसको दूर करने की इनको जरूरत है। अब लगता यूं है कि ये थोड़े हालात ऑन द मार्जिनली है लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो चंद इकदाम आपके सामने आए हैं। देखिए काफी अर्से से काम हो रहा था, नीलम जेलम आपका कंप्लीट हो गया है, इस ऑनलाइन प्रोडक्शन पे आ गया है। मोहम्मद डैम जिस पर काफी अर्से से बातचीत हो रही थी, उस पर काफी मसाइल थे। सुदैन जो शाइस्ता साहिबा ने हाईलाइट किया कि बहुत सारे मामला उनकी हुकूमत के ज़माने से चलते आ रहे हैं, वो आपको चल पड़ा है साहब उसका। इस तरह बाशा डैम है, कोई MCA को क्रेडिट नहीं दे रहा, ये डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा है। मैं वो चीजें कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन आना शुरू हो गई हैं, काम शुरू हो गया इसके ऊपर। अब अगर ये जो एटलीस्ट डायरेक्शन नजर आनी शुरू हुई है। आई कम टू यू सरताज गुल साहिबा, एक तो आप जरूर, क्योंकि आज सब लोगों ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी बताई, आप जरूर बताइएगा अपनी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी पे कि आपको क्या लगता है कि आपने अपनी कैपेसिटी में क्या चेंज किया है। बट जो लोअर केडर है जिसका जिक्र जनरल साहब कर रहे हैं, जिनसे तमाम लोग मिलते हैं, वहाँ पर अगर अभी भी करप्शन है, वहाँ पर अगर अभी भी हालात ख़राब हैं, बेरोज़गारी है, तो आम आवाम को कैसे फ़ायदा होगा आपकी पॉलिसीज़ का? देखिए फरिया, सबसे बड़ी बात ये कि ये पहली दफ़ा हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है कि हम एलीट तबके की तरफ गए हैं और हम लोगों ने शुगर माफिया पे और माफिया के ऊपर हाथ डाला है। और कुछ तो ऐसे जो मैंने आपको पहले IPPs की मिसाल दी, IPPs में भी तो ऐसा था ना 30 साल के मंसूबे थे और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है IPP एक बड़ा कदम है, लेकिन आपने कौन से माफिया पे हाथ मारा है ये जरा मुझे बताइएगा। आपने डरा दिया उनको, आवाज जरूर लगाई है, लेकिन आपने किसी को पकड़ा तो नहीं है। अच्छा, मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि अब देखिए IPPs है, उसके साथ हमने कोई गर्दन से दबोच के नहीं रेगुलेट किया। हमने उनके साथ जो पूरी कमेटी बनाई है और हम प्रॉपर्ली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी बात इंटरनेशनल कोर्ट्स में तो बड़ा जाना आसान है, वहाँ फिर आपको उसी तरह कार के रिकॉर्ड एक्टिविटी लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी बदल ली है, तो उन चीज़ों को पाकिस्तान में वापस लेकर आया और उसकी सॉल्वेशन की तरफ गए हैं। देखिए, एलीट कैप्चर माफिया के ऊपर हाथ डालना कोई इतना आसान नहीं है। हमने पहली दफा स्टार्ट किया, पहली दफा हम लोगों ने फॉरेंसिक्स की तरफ गए, पीनलाइजेशन की तरफ गए हैं। और देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में हम तो अपना काम मुकम्मल करते हैं, केसेस भी पहले से हैं। आगे कोर्ट का काम है कि किस तरीके से फिर वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। सिर्फ आज मैं कहीं पर एग्जाम्पल थी, मैं कहीं पर पढ़ रही थी नैप के बारे में लोग सवालिया निशान उठाते हैं, लेकिन देखिए नैप को तो आज तक किसी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे या किसी चीफ मिनिस्टर ने, हमें से किसी ने आज तक फोन नहीं किया। हमें इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट काम करने दिया है, हम कोई अमल दखल नहीं देते हैं, तो हम उनके ऊपर जो है असरअंदाज नहीं होते हैं, कोई फोन नहीं जाते हैं यहाँ जजेस को। और आपकी इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करती है, वो उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं आपको वो बताती हूँ ना, नैब ने आज, मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, नैब ने अपनी 2 साल की कारकर्दगी में लिखा हुआ है कि जो 363 अरब 91 करोड़ उन्होंने कौमी खजाने में जमा कराए और 25,000 के करीब उनकी शिकायतें मौसूल हुई, जिसमें 66,000 को उन्होंने फैसिलिटेट किया है। जहाँ तक अब बड़े बड़े माफिया की आप बात कर रहे हैं, वो तो आपके सामने है। जो वो कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वो पथराव शुरू कर देते हैं, वो कोर्ट के अंदर जो है वो अटैक शुरू कर देते हैं, वो पार्लियामेंट में आके जो है वो तो माफिया खुद था, वहाँ पे वो वहाँ पे प्रॉपर नैब या कौमी इदारों को वहाँ पे गालियां देना शुरू कर देते हैं। जब इनके पेशी की बारी आती है, मेरी मुराद थी चीनी माफिया से, मेरी मुराद थी आटा माफिया से, मेरी मुराद थी कि अभी भी चीनी की प्राइस ज्यादा है, अक्सर जगहों पे आटा मिल नहीं रहा। मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकी, क्या कहा आपने? मेरी मुराद थी उन लोगों से जिन्होंने अशिया खुर्दनोश लोगों तक पहुंचानी है, जो होर्डिंग करते हैं, जो पैसा ज्यादा करते हैं। आप तो पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र कर रही हैं गालिबन। देखिए, मैं सबका जिक्र कर रही हूँ। देखिए, जो कार्टेल्स हैं या माफियाज हैं, मेरी तो शुगर मिले नहीं है, आपकी तो शुगर मिले नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तो कोई शुगर मिल नहीं है। 2 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उनकी काबीना या उनके चीफ मिनिस्टर किसी का बता दे कि हमने अपना कोई जाती कारोबार या कोई मिल या कोई कारखाना खोला हो। जिन्होंने 29 बिलियन की सब्सिडी, 27 बिलियन की सब्सिडी तो नवाज शरीफ के दौर में दी गई है।
तो वो जो एलीट लोग थे वो वही तो जो शुगर माफिया के अंदर इन्वॉल्व थे। अब जब हम उनके ऊपर हाथ डालते हैं तो वो आपके सामने के वो जाके स्टे ऑर्डर के पीछे छुप जाते हैं, मगर हम तो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और हमने तो कोई जायदाद नहीं बनाई है। हमने देखिए हमारी 2 साल में आप मुझे परिया सिर्फ एक सेकंड ये बता दें कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारी कैबिनेट चीफ मिनिस्टर और हम सब में से किसी को ऊपर कभी कोई करप्शन का स्कैंडल हो। थोड़ा सा ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ज़ता साहिबा इसलिए कि आपकी अपनी पार्टी में से लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, आप ही की हुकूमत की बनाई गई रिपोर्ट में से। बट लेट्स गो टू शाइस्ता साहिबा। शाइस्ता साहिबा, जिक्र नैब की कारकर्दगी का किया ज़ता साहिबा ने, क्या इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दे इस बात का कि नैब को कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया उन्होंने? फरिया, वो तो हम नहीं, वो तो ऑनरेबल कोर्ट्स कह रहे हैं कि कौन नैब के इन्फ्लुएंस हैं, व्हाट इज़ नैब डूइंग। वो मुझे रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई मस्ट से कि मेरी जो बहन और मेरी कुलीग बैठी है वो बहुत मासूम हैं और बहुत इनोसेंट हैं। उन्हें कोविड के 19 पॉइंट्स का पता है, उन्हें ये पता है कि कल ज़ियाउल हक की बरसी थी और वो हमें कह रही थी कि हम सेलिब्रेट करें। तो मेरा ख्याल है मेरी बहन अगर थोड़े से अपने एक वो जो हैं वो क्लियर कर लें जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं तो बहुत बेहतर होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि ये किस तरह चोर दरवाजे से और माफियाज को किस तरह फैसिलिटेट कर देते हैं। आपके सामने इन्होंने JIDC का एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें ये 221 बिलियन रुपीस अपने क्रोनीज को और अपने जो इनके कैबिनेट में बैठे मेंबर्स उनको राइट ऑफ करवा रहे थे। ये पैसे थे GIDC के जिसको हमने रिकवर भी किया था और कलेक्शन भी की थी। ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट था और रुपीस 400 मेरी वेलकम बैक। तमाम ही वज़रा ने अपनी कारकर्दगी बताई। ज़ितात साहिबा, आप कुछ ऐड करना चाहिए थी शायद साहब की बात? जी मुझे एक बात पूछ लेने जी। मुझे मेरी बहन से सिर्फ इतना पूछते हैं कि गरीब आवाम के बारे में ये कब सोचेंगी और उनको 2 वक्त की रोटी कब नसीब होगी, ये मुझे बता दें। राइट, सो मैसेज के जिंदगी कब तब्दील होगी ज़ितात साहिबा? अच्छा, क्योंकि फरिया मैं जारी बात अपना जवाब देना पसंद है मुझे, और मुझे बड़ी खुशी है कि शाइस्ता परवेज साहिबा जो मेरी उम्र मुझसे बड़ी है उन्होंने मुझे खुद ही एक मौका दिया है। मुझे पता था कि तमाम पटवारियों को जनरल ज़ियाउल हक की जो बरसी है या जो उनकी बर्थडे है उसके ऊपर बड़ी तकलीफ हो रही है और मैं लगाना भी उनको चाहती थी। अब देखिए फरिया, मैं कौन सी पटवारी हूँ जो मैं जनरल ज़ियाउल हक की याद रखूँ, क्योंकि ये तो नवाज शरीफ और शाइस्ता परवेज साहिबा को याद करना चाहिए। नहीं, फिर आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी सरताज, पार्टी आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। पता है कि वो चोर दरवाजे से आए हैं, वो बूथों को सलाम करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये तो उनको पता होना चाहिए ना जनरल ज़ियाउल को। मेरा क्या काम है? नहीं, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, कितनी हिम्मत है फरिया, इनमें कितनी हिम्मत है कि कहते हैं कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी को आके पत्थर आके लग जाते हैं। पता नहीं कौन सी मजे का खेस बात है। कितनी हिम्मत है इनमें लोगों में कि एफेड्रिन जो है वो मेरी फरिया पूछते हैं कि गरीब को रोटी कब मिलेगी। इन लोगों में जाते थे तो गरीब को रोटी कब मिलेगी, पर्चियां इनके गुम हो जाया करती थी। बात सुनिए, गरीब को रोटी कब मिलेगी? बड़ी हिम्मत है इन लोगों में, इन पटवारियों में, कि ये अपने जनरल ज़ियाउल हक की बर्थडे के ऊपर इतना इनको तकलीफ है। तो भाई आप याद रखिए, मेरा कोई काम नहीं हमारा नहीं है। पाकिस्तान में इस हवाले से प्रॉबेबली क्योंकि सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक का जनाजा नहीं था, उस तैयारे में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन बात करिए कि पटवारियों को याद रखना चाहिए कि उनके रूहानी जो फादर है जनरल, उसकी बर्थडे कब होती है या उसकी ज़ियाउल हक साहब की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सिर्फ PMLN को पता होनी चाहिए और किसी को नहीं। बात सुनिए, गरीब को रोटी कब मिलेगी? गोद में बैठ के ये पार्टी बनी है। गरीब को फरीहा सवाल का जवाब, गरीब को रोटी का पूछा गया। आई थिंक जनरल साहब आल्सो वांट्स टू ऐड हियर।
क्योंकि जैनल हक का जिक्र हुआ है तो जैनल साहब की बात भी सुन ले। लेडीज ये लोग पार्टी बना दे तो इनको पता होना चाहिए, हमें क्या पता हो। गरीब को रोटी कब मिलेगी? ओके, अगर ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है शाइस्ता साहिबा का, मैं जरूर पूछूंगी, बट जनरल साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं खासतौर पे जनरल साहब। हमारे मुल्क में डेथ एनिवर्सरी के हवाले से हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ तवज्जो देते रहे हैं। जो आपकी इंडस्ट्री जिसको चलना चाहिए था, जिसमें इंक्रीज होनी चाहिए थी, उसकी तरफ हमारी किसी हुकूमत ने खास तवज्जो नहीं दी। अनलेस यू डू दैट, तो आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो आपकी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारी किसी हुकूमत ने अभी तक इस चीज का इदराक नहीं किया कि इंक्रीजिंगली जो टेक्नोलॉजी है इट्स टेकिंग ओवर, और बहुत सारे आपके लोग जो पहले मैनुअल लेबर की जरूरत थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेरोजगार होते जाएंगे। उसके लिए क्या होगा, हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है जहाँ पे हमारे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों पार्टियों का आपस में इख्तिलाफात हैं, सियासी जो भी होगा, लेकिन नेशनल लेवल पे जो आपका इम्पैक्ट होना है आपकी टेक्नोलॉजी का, या जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, वो बहुत पीछे रह गए आप। और जो मर्जी कर ले, मजदूर तो बना सकते हैं, लेकिन जो काम आपने देख के नौजवानों को यूजफुल बनाना है उस तरफ हमारा तवज्जो ज्यादा नहीं है। प्लीज मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, जो दोनों खवातीन भी बैठी हुई हैं, आप ये बात कर रही हैं कि अगर हमने अपनी जनरेशन को नेक्स्ट सदी में लेके जाना है तो फिर हमें सोच ये बदलनी पड़ेगी। राइट ताजगुल साहिबा, यही वो तकरीबन वही बात है जो शाइस्ता साहिबा ने बात की थी कि कॉमन मैन के मसले, और आपको लार्जर पिक्चर देखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, जिस तरफ तवज्जो नहीं। फरिया सीधी सी बात है, मेरे जो हुकूमत है उन्होंने तो जो एहसास कैश प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम शुरू किया वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम लोग किफालत कर सके। 200 पनागाहें हम लोगों ने इसलिए शुरू की हैं कि गरीब सड़कों पे ना सोए। वेरी वेल डन, मगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेमुल बदल तो नहीं हो सकता। अगर हमने का नाम बदल दें कि ये चुप कर जाए, अपनी बारी पे शुरू कर ले तो यकीन करिए उम्र में बढ़ी है थोड़ा सा। इट्स रियली किसी की, आई थिंक वी शुड एज को जरा साइड पर रख देते हैं। आप दोनों समझ नहीं आ रहा कोई क्या बोल रहा है। दोनों काबिल एहतराम है, दोनों लाइक आर वेरी एम्पावर्ड वुमेन, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए। आई एम हैप्पी कि मेरे पास 2 बड़ी एम्पावर्ड खवातीन हैं, सो लेट्स कीप म्यूचुअल रिस्पेक्ट देयर। ज़िता साहिबा बात मुकम्मल कर लें, आई कम टू शाइस्ता साहिबा। जी, और दूसरा देखिए मैं ये कह रही थी कि जब फॉर एग्जांपल पहली दफा इस तरह हुआ है कि इस हुकूमत में 1200 अरब का पैकेज सिर्फ इसलिए कोविड-19 में लोगों को दिया गया है ताकि लोगों को मुश्किलात न हो खाने पीने की। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल स्टार्ट जो है वो हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप देखें जो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को, जो हमने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, जिसकी वजह से जो 3 हमारे इंशाल्लाह ये जो डैम है, सीपे तो बड़े लोगों ने काटे हैं, मगर 40 साल के बाद डैम तो मेरी हुकूमत ने बनाने शुरू की है। रावी फ्रंट के रिवर के ऊपर जो हम लोगों ने एक नया शहर बसा रहे हैं वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वजह से इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारे नौजवान मेहनत मिल जाएंगे, और बहुत सारी जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो इंशाल्लाह चलेंगी। मकसद ही सारा यही है कि हमारे जो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे, उनको हम ऊपर उठा सके और हम उन्हें को रिलीफ दे सके। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेट मी कम टू शाइस्ता साहिबा। आपने लाहौर का जिक्र किया और लाहौर के प्रोजेक्ट का जिक्र किया। शाइस्ता साहिबा लाहौर के तमाम डेमोग्राफिक से अच्छी तरीके से वाकिफ है। नए प्रोजेक्ट का जिक्र किया शाइस्ता साहिबा उन्होंने, जो लाहौर में हो रहा है। क्या जो मुझे आवाज नहीं क्लियर, किसका जिक्र किया? जो उन लोगों का रावी के ऊपर नया प्रोजेक्ट है, उसमें रोजगार। मेरी बात सुने फरिया, अगर मैं फिर कहूंगी तो मेरी बहन बुरा मान जाएंगी कि ये कंसीव किया था शहबाज शरीफ ने, इस पे काम भी किया था, लेकिन ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट है। ये भी शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है। हम उस जमाने में जनरेट नहीं कर सके थे, तो ये जो बिल्कुल आई एम सॉरी टू से जो एक भूखी बिल्कुल हुकूमत है, जो बिल्कुल जो अपने रेवेन्यूज तक जनरेट नहीं कर सकते, जो किसी किस्म की कोई प्रोग्रेसिव थिंकिंग, मतलब सिर्फ हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इनको क्या खुदा के लिए जो इनका वादा था ना ह्यूमन डेवलपमेंट का, और जो इनका वादा था नौकरियों का, वो ही ये कर दें और मेरे मुल्क के लोग खुशहाल हो जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़िता साहिबा कोई कमेंट वो कह रही है, ये भी शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था। आप लोग अपने जो मंशूर है उसके हवाले से आगे चलें।
दूसरे प्रोजेक्ट्स को कॉपी ना करें। वैसे तो जो 1947 में हुआ होगा वो भी शायद शहबाज और नवाज शरीफ ने काटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग तो कैलेंडरी फॉन्ट बाद में आ गया था, इन्होंने पहले फोर्थ डॉक्यूमेंट दिखा दिया था। कैलेंडरी फॉन्ट बाद में आया था, फोर्थ डॉक्यूमेंट इन्होंने पहले दिखा दिया था। इनको तो ये आदत ही हो गई है दूसरों के मंसूबों के ऊपर जो है वो इस तरह की बातें करने की। इससे मुल्क नहीं चलने वाला, इससे मुल्क नहीं चलने वाला। तो बारो खुदा का खौफ करें, ये मुल्क ना आप अपनी जेब से लेकर आए ना हम जो मंसूबे उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। दूसरों की बातों में ये अगर आपका इतने लायक तो हॉस्पिटल बनाने के लिए अपनी दवाई का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्यों इलाज करवाने जाते हैं? अगर इतनी अच्छी आप लोगों ने इस मुल्क में काम किए हैं, कौन सा हॉस्पिटल आपने अपने ढंग बनाए जो आप अपना इलाज करा सकें? अभी तो आप अपनी भी प्लेटलेट्स की दवाई लेने बाहर ही गए हैं, आपका पाकिस्तान में तो इलाज नहीं है नवाज शरीफ का, तो कौन सी तरह की हम यहाँ रैप अप करते हैं क्योंकि वक्त प्रोग्राम हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा बीच में थोड़ा सा वक्त जाया हुआ। डू गिव मी योर फीडबैक, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।